नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में पंचायती राज संस्थानों ने पिछड़ा वर्ग ए के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जज न्यायाधीश दर्शन सिंह के नेतृत्व में गठित आयोग ने पिछड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गहन जांच की, जिसके बाद आयोग ने पाया कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। साथ ही आयोग ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण किसी भी पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति और ब्लॉक ए के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होगा। जहां किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे अधिक है तो पिछड़े वर्ग ए को अपनी आबादी की प्रतिशतता के बावजूद भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। उधर कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कैबिनेट की बैठक समेत पंचायत चुनाव और ट्रांसफर पॉलिसी पर अपनी बात रखी। आपको सुनाते हैं कमलपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा। देखिए, मुख्य रूप से जो बैकवर्ड को आरक्षण देना था तो उसका आयोग बना दिया, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी और उस पर आज सरकार ने एक मोहर लगा दी। कल दोबारा फिर उसके ऊपर मीटिंग है। देखिए, आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी और कल उसके बारे में जो और को दोबारा से पास करना, जो अध्यादेश जारी करना, वो कल उस पर जारी करेंगे और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। देखिए, कोर्ट ने में सितंबर तक चुनाव कराने की बात कही थी। हमने ही कोर्ट में अपील की थी, हमने सितंबर तक कही थी और सितंबर तक हम चुनाव करा देंगे। तो वो सारी की सारी हमारी तैयारी है और हम काफी गंभीर हैं पंचायत के चुनाव के मामले में। पहले भी आपने देखा जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे उसको भी हमने काफी गंभीरता के साथ लड़ा। हमारा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि है, चुने प्रतिनिधि जो हैं, डेवलपमेंट में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे भले ही बहुत छोटी इकाई है पंचायत, लेकिन गांव का जो विकास है वो पूरी तरीके से पंचायत के ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छे सरपंच चुन के आते हैं तो विकास काफी ज्यादा होता है। देखिए, अभी तक मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा आएंगे और कम आएंगे। इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए ही सारा काम था ये, और मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है और अब कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। 40% से ज्यादा टीचर तो ऐसे हैं जिनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वही उनको मिल गई, और मैं समझता हूं 60% से ज्यादा टीचर ऐसे हैं जिनको अपनी 3 चॉइस जो थी, जो नंदी थी, वही लगी। और अगर इसमें से एनीवेयर में भी कुछ जाएंगे तो हमने सेकंड फिर दोबारा कहा है कि हम दोबारा से ड्राइव चलाएंगे, दोबारा से उनकी जो उनकी इच्छा है उसकी तो दोबारा लेंगे उनकी। एक तो वो एजुकेशन पे बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी सर्वेक्षण हुए देश में, अभी तक वो कहीं 8वें नंबर तक भी नहीं आए हैं। जबकि हम कहीं 4थे पे, 5वें पे, 3रे पे हम रहे हर बार। वो कहीं 8वें नंबर पे भी आज तक कहीं भी दिल्ली आया नहीं था। दूसरा, उनका मोहल्ला क्लिनिक है, वो कहते हैं कि दुनिया में हमने कमाल करके दिखा दिया। ऐसा दुनिया में कहीं होया नहीं। लेकिन आपके व्यवहार का, मेरे व्यवहार का या इस व्यवस्था का पता जब चलेगा जब अचानक कुछ हो जाएगा। उधर चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा विधानसभा के पूर्व अतिरिक्त सचिव और पंजाब विधानसभा के पूर्व सलाहकार राम नारायण यादव ने जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की। चंडीगढ़ में जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने राम नारायण यादव को जेजेपी का पटका पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया और कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। बता दें कि गुरुग्राम निवासी राम नारायण इनेलो में पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं। इस दौरान राम नारायण ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली और जेजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं और पार्टी की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे वे बखूबी निभाएंगे। वहीं इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी, प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह लोग मौजूद रहे।
उधर चरखी दादरी की रासेवासिया धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजीत फोगाट ने की। कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचने पर श्री चौधरी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है और बदलाव चाहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आगामी 4 सितंबर को दिल्ली में रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे। तो वहीं सोनाली फोगाट मामले पर बोलते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि घटना बहुत दुखदायी है। सोनाली हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है दिल्ली में, उसके लिए मैं आई हूं और सारे के सारे लोग वहां पे खूब बड़ी तादाद में यहां पे पहुंचेंगे हमारे दादरी जिले से, इसलिए मैं यहां पर हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अपना पूरा लगे हुए हैं और खूब मजबूत हैं। तो आपको पता है कि धरातल पे कोई सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, और जहां पे आप नेशनल लेवल पे ले लीजिए वही मुद्दे नेशनल लेवल पे हैं। कोई सिर्फ इलेक्शन मोड पे रहती है सरकार, और चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आपका ये बेरोजगारी हो, बिल्कुल चरम सीमा पे है। उधर चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि सोनाली फोगाट हत्याकांड के तौर पर आदमपुर से जुड़े हुए हैं और इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके। इसके साथ ही सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी शासनकाल में आमजन दुखी है और इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। इसके अलावा सांसद सुशील गुप्ता ने 8 सितंबर को हिसार में अरविंद केजरीवाल की होने वाली रैली के बारे में जानकारी दी और सभी लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की, ताकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की विचारधारा आम जन तक पहुंच सके और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज होती दिखाई दे रही है। मामले में जांच के लिए गोवा पुलिस हरियाणा पहुंच चुकी है। गोवा पुलिस ने पहले सोनाली के परिजनों से पूछताछ की और उसके बाद पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर जांच के लिए पहुंची। रिपोर्ट देखिए। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता रही सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर पुलिस की जांच अब रफ्तार पकड़ती दिख रही है। मामले में जांच के लिए बुधवार को गोवा पुलिस हिसार के पुलिस सदर पुलिस थाने पहुंची। गोवा पुलिस करीब 11 बजे हिसार के सदर थाने पहुंची, जहां करीब 2 घंटे तक सोनाली के परिजनों से मामले को लेकर पूछताछ की और तमाम जानकारियां जुटाई। वहीं इससे पहले हिसार पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस पर रह रहे और चोरी के आरोपी शिवम को बुलाकर पूछताछ की, जिससे पुलिस ने लैपटॉप, डीवीआर और मोबाइल फोन बरामद किया है। अभी हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन लेंगे और जो कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। भैया ऑडियो का हमारा आदेश ऐसा आता है वैसे आज की जांच पूरी हो गई सर। आज की जांच पूरी हो गई सर। आज की जांच पूरी हो गई। नहीं, अभी तक तो हमने जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है उससे और भी आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर कुछ कनेक्शन फैमिली का बयान ले लिया। सर टोटल कितने लोग, कितने लोगों का बयान? व्हाटएवर पॉसिबल उनका हमने सर कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ गैजेट। हिसार के सदर थाने में परिजनों से पूछताछ करने के बाद गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची, जहां से चोरी होने का आरोप सोनाली फोगाट के परिजनों ने लगाया है। गोवा पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस भी मौजूद रही। वहीं सोनाली के परिजन और फार्म हाउस पर चोरी करने का आरोपी शिवम भी पुलिस वालों के साथ मौजूद रहे। लेकिन सोनाली के परिजनों का कहना है कि वो गोवा पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग बरकरार है। साथ ही परिजनों का कहना है कि पुलिस जब गुरुग्राम का फ्लैट खोले उस वक्त परिजनों को जरूर साथ रखे।
साथ ही ढाका खाप के राज्य प्रधान दिनेश ढाका का बड़ा बयान भी आया है। कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अन्यथा अलग अलग खापों से बात कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांगे तो यही है जी, गोवा सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम यही मांग करते हैं या तो भाई इसको अच्छी तरीके से गोवा सरकार ही अपने लेवल पर देखे या इसकी फिर सीबीआई जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से अभी हम मिले थे तो उन्होंने भी ये हमारे को संतुष्टि दी थी कि भाई हम लेटर वगैरह उसको डालेंगे गोवा सरकार को, प्रशासन को, सीबीआई जांच की हम सिफारिश करेंगे। तो यही कुछ चल रहा है फिलहाल। तो बाकी गोवा सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। सोनाली के साथ गुरुग्राम में क्या हुआ? क्यों बना अचानक गोवा जाने का प्लान? बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मामले में अब तक 2 किरदार सामने आए हैं, जो कि 22 अगस्त वाले दिन गोवा में सोनाली फोगाट के साथ मौजूद थे और 23 अगस्त की सुबह जब सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई, उस वक्त भी वो सोनाली के साथ में मौजूद थे। सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर, लेकिन सोनाली फोगाट वाली लाइमलाइट वाली लाइन में एक शख्स और है जो कि हरदम सोनाली के साथ साए की तरह रहता था। सोनाली गुरुग्राम में हो या फिर दिल्ली, वो कहीं भी जाती थी, वो शख्स हरदम सोनाली फोगाट के साथ ही नजर आता था। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की फैन फॉलोइंग थी। वो नेता के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आती थी। ऐसे में सोनाली फोगाट का एक पूरा स्टाफ था जो हमेशा उनके साथ रहता था, जिसमें उनका पीएस सुधीर सागवान, स्टाफ मेंबर सुखविंदर और एक पीएसओ मनदीप था। 22 अगस्त को कहा था पीएसओ मनदीप। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सोनाली फोगाट के परिवार के साथ साथ सोनाली की जिंदगी से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच सोनाली के पीएसओ की माने तो गुरुग्राम से जाने के बाद उसको जाने के लिए कह दिया था और 21 की रात को वो फ्लाइट से वापस लौट आया था। पीएसओ के मुताबिक 23 अगस्त की सुबह उसको सोनाली की मौत की खबर मिली, लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े होते हैं। किसके इशारे पर पीएसओ को छुट्टी दी गई? किसको मनदीप की मौजूदगी अखर रही थी? परिवार वालों ने बताया था कि सोनाली से उनकी रोज बात होती थी, जिसमें वो अपने प्रोग्राम के बारे में बताती थी, लेकिन उनके गोवा टूर की जानकारी या यूं कहें गोवा के प्रोग्राम की जानकारी किसी को नहीं थी, जिसके बारे में सिर्फ सुखविंदर और सुधीर सागवान या फिर खुद सोनाली को जानकारी थी। वही मामले में सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया का कहना है कि मामले को आदमपुर उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2019 के चुनाव से पहले सुधीर सागवान की एंट्री हुई थी और अब होने वाले उपचुनाव से पहले सोनाली फोगाट की हत्या कर दी गई। मैं तो बोल ही रहा हूँ, 2019 में चुनाव होने से पहले सुधीर सागवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया है। और जो हमारा शक था भाई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मोस्टली क्लियर है, प्रॉपर्टी का उसने हड़पने का ऐसा कोई मतलब कि वो कामयाब नहीं हो उसका। प्रॉपर्टी हड़पता कामयाब होता तब भी हम सोच सकते थे भाई शायद ही ये प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर हो, लेकिन अब तो क्लियर है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़कर सोनाली की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। तो वहीं इस बीच 1 सितंबर 2022 को वीरवार को सोनाली के फार्म हाउस पर उनकी रस्म पगड़ी की जाएगी। हर खबर के लिए हिसार से अनूप कुंडू की रिपोर्ट। खबर का रुख करते हैं। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट की बेटी को लेकर फार्म हाउस पहुंची, जहां सोनाली की बेटी यशोधरा से गोवा पुलिस ने पूछताछ की। वहीं मामले में हिसार पुलिस के अधिकारी मनदीप कुमार ने बताया कि अभी जांच जारी है, पूछताछ भी लगातार की जा रही है।
इसके साथ जो हरियाणा पुलिस की जो फार्म हाउस था उनका ये, वहाँ भी ठहरते थे, वहाँ भी ठहरते थे, उनका ये कहीं भी ठहर सकते थे वो। अब मोस्टली हमें तो जब भी यहाँ पर कोई नेता वगैरह या कोई भी पॉलिटिकल या एक्टिविटी वगैरह होती तो यही होती थी बाहरी। हम उस साइड में हम भी पहली बार गए। मैं पहले बताया था कि ये अपने जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबके बयान वगैरह लिए पूछताछ कर रहे हैं। तो जो ये फार्म हाउस है उसकी भी ये लोग हर एक चीज की जाके बात करें। उधर सोनाली फोगाट की हत्या मामले पर ढाका खाप के राज्य प्रधान दिनेश ढाका का बयान सामने आया है। दिनेश ढाका का कहना है कि खापों की भी मांग है कि मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अलग अलग खापों से बात करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांगे तो यही है जी, गोवा सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम यही मांग करते हैं या तो भाई इसको अच्छी तरीके से गोवा सरकार ही अपने लेवल पर देखे या इसकी फिर सीबीआई जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से अभी हम मिले थे तो उन्होंने भी ये हमारे को संतुष्टि दी थी कि भाई हम लेटर वगैरह उसको डालेंगे, गोवा सरकार को, प्रशासन को, सीबीआई जांच की हम सिफारिश करेंगे। तो यही कुछ चल रहा है फिलहाल। तो बाकी गोवा सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। उधर यमुनानगर के शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप पर एक बार फिर पिस्तौल की बल पर लूटपाट की कोशिश की गई, लेकिन इस बार बदमाश लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिस पर लोगों ने पीट कर उसे अधमरा कर दिया। दरअसल एक पेट्रोल पंप शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर है, जहां एक युवक हाथ में पिस्तौल लेकर पेट्रोल पंप के सेल्समैन से पैसे से भरा बैग छीनने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान पेट्रोल पंप के बाकी कर्मचारियों ने बदमाश को घेर लिया और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। साथ ही उन्होंने बदमाश की लात घूंसों से जोरदार पिटाई शुरू कर दी। यह सारा मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं वहां मौजूद लोगों ने भी मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश को हिरासत में लिया है। और अब खबर भिवानी से है, जहां पर विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि विजिलेंस टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। पटवारी फरीदाबाद का रहने वाला है और पिछले 8 माह से लोहारू में कार्यरत था और वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी दुकान का दोबारा नक्शा बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था, जिससे विजिलेंस विभाग की टीम ने उसे रंगे हाथों 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। वहीं विजिलेंस विभाग के अधिकारी गुड़पाल ने बताया कि रामफल नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पटवारी को मौके से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया। ये मैंने वहाँ दुकानें बना रखी हैं बैक रोड की जगह में, तो वहाँ पे ये पटवारी गया था। ये मेरे को बोला भाई दूसरा नक्शा बनवा ले। तो मैंने पूछा भाई दूसरे नक्शे का क्या होगा, तो ये बोला 4-4.5 लाख रुपए खर्च होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा है भैया। तो फिर ये बोला दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं आपको। फिर इसने बताया कि भाई 50,000 रुपये लगेंगे, मैं आपको ये ठीक कर दूंगा। ये इसकी दुकानों पर गया और इसने इसको कहा कि भाई तूने ये इस जमीन के ऊपर दुकानें बना ली, अब ये जमीन कमर्शियल में आ रही है, तुमने इसका अपना नया नुक्शा बनवाया है कि नहीं बनवाया। तो इसने कहा कि अब मेरे पास पुराना नक्शा तो है। तो बोला ये कमर्शियल जमीन है और नया नक्शा बनवाओ, नहीं तो इस पर आएगा 4.5 लाख रुपए का खर्चा। तो ये बोला मैं तो गरीब आदमी हूँ, वक्फ बोर्ड के तो और भी लोगों का रेंट पेंडिंग पड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर ये पटवारी ये बोला कि भाई अगर ये तुम नहीं करना चाहता तो मेरे को 50,000 रुपये रिश्वत लेते। उधर गुरुग्राम पुलिस ने सूचना के आधार पर सेक्टर 42 के मकान में छापा मारकर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनेजर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये आरोपी यूएसए और कनाडा
मूल के लोगों को तकनीकी सहायता देने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों के कब्जे से 7 डेस्कटॉप और एक मॉडम बरामद हुआ है। एक विश्वसनीय सूचना मिलने पर एसीपी साइबर श्री प्रियांशु दीवान के नेतृत्व में इंस्पेक्टर विजेंद्र, एसएचओ साइबर ईस्ट व एसएचओ सुशांत लोक के साथ मिलकर एक रेड कंडक्ट की गई 42 सेक्टर में, जहां ये जानकारी मिली थी कि यहाँ एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। वहां जाके जब चेक किया गया तो 6 लोग वहां काम करते हुए पाए गए। जो इसके मैनेजर से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे कॉल सेंटर के, तो कोई भी इस तरह का दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए, जिससे ये साबित होता हो कि ये वैध तरीके से काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। महेंद्रगढ़ के गांव पाली के पास देर रात ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सरसों का तेल भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि टैंकर तेल को चांग से जयपुर लेकर जा रहा था। ट्रक ड्राइवर ने इसकी सूचना मालिक और पुलिस को दी। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। ट्रक ड्राइवर के अनुसार डायल 112 के पहुंचने के बाद भी लूट जारी रही, जिनकी पुलिसकर्मियों ने वीडियो भी बनाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सामने से 2 गाड़ी आपस में क्रॉसिंग कर रही थी। गाड़ी लगने के डर में गाड़ी नीचे उड़ाई गई। आपने नीचे गाड़ी को उतार दिया तो ये पलट गया टैंकर? हाँ जी, पलट गया। तो इसमें कितना क्या तेल था, कोई नुकसान हुआ हो? इसमें जी 28-29 टन माल था और जिसको पब्लिक उठा के ले गई उसकी हमने वीडियो बनाई है। और फिर 112 भी आई है, उन्होंने भी उसको पुलिस की वीडियो बनाई है, उनको दबाया। तो ड्राइवर ने हमें बताया कि भाई ये टैंकर पलट गया, टैंकर यहाँ पलटा हुआ, आप पीछे देख सकते हैं। तो इसमें सारा माल बह गया, गांव वाले लूट के ले गए। मैंने पुलिस में अप्लाई किया है, कंप्लेन दी है। मैं चाहता हूं मेरा माल बरामद हो। खबर भिवानी से है, जहां एक आवारा गाय की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल गौरक्षकों ने पशुपालन विभाग के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर समय पर चिकित्सक फोन उठा लेते और इलाज करते तो गाय नहीं मरती। अब इसे लेकर गौरक्षकों ने जमकर नारेबाजी की और विधायक घनश्याम सर्राफा के निवास का घेराव किया। साथ ही आरोपी चिकित्सक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर निलंबित करने की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी सुनील शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि गाय का 2 दिन पहले ही उन्होंने इलाज किया था। साथ ही आरोपों को नकारा और कहा कि जिस भी तरह की शिकायत मिलेगी विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि जल्द ही रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा और 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध मिलेंगे और पशुओं को इलाज 24 घंटे होगा। पशु चिकित्सा विभाग के जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं उसमें सारे तो नहीं, कुछ एक डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंसी बरतते हैं, जिनकी वजह से कल एक डॉक्टर दिनेश है, जिन्होंने कल एक गाय बीमार थी, हमने उनको सूचना दी थी, तो हमने फोन किया तो उन्होंने फोन नंबर देख के जानबूझ के फोन नहीं उठाया। आज की जो ये गाय का था मामला, इसमें हमने बात की है वहाँ पे अपने पॉलीक्लिनिक में जो डॉक्टर कार्यरत है, उन्होंने बताया इसको पहले डिस्टो किया हो गया था और वो रिलीव किया था 3 दिन पहले, इसके फीटस निकाला था उन्होंने। उसके बाद फिर इसकी मेडिसिन वगैरह 3 दिन से इनकी चल रही थी। कल भी इसका ट्रीटमेंट हुआ है, पर वो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने इनका फोन अटेंड नहीं किया। वो तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।